Jai Hind, good evening and a very warm welcome viewers to this content-rich session of research and editorial analysis powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. This is our first session in which we are going to take one article of The Hindu as a base, and the article is titled as Boosting India with Maritime Domain Awareness. यानी कि यह लेख के शीर्षक को देख के ही हमें लगता है कि भारत की जो समुद्र क्षेत्र में युद्ध नीति है उसको प्रबल बनाने की बात करता है, उसको मजबूत बनाने की बात करता है। यह लेख के लेखक अभिजीत सिंह है, जो कि एक रिटायर्ड नेवल अफसर है भारत के, और साथ ही में हाल ही में फेलो रिसर्चर के रूप में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संस्था न्यू दिल्ली के साथ जुड़े हुए हैं। यह लेख अपने आप में एक संशोधन है। यह लेख को लेखक ने 5 भागों में विभाजित किया है और हमारे समक्ष रखा है, तो उसको हम लोग यही 5 भागों में पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर परीक्षा संबंधी विषय की बात करें तो सिक्योरिटी के साथ यह हमारा जो विषय है वो संबंधी है, और सिक्योरिटी में भी मैरीटाइम सिक्योरिटी, जो कि एक अपने आप में ही एक बड़ा विषय बन जाता है, महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो लेख को देखेंगे थरली। सबसे प्रथम लेख की तस्वीर से शुरुआत करेंगे, फिर बाद में लेख का निष्कर्ष देखेंगे और उसके बाद लेख की महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। रिसर्च एलिमेंट का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि यह लेख अपने आप में ही एक संशोधित प्रबंध है। और आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारी मुख्य परीक्षाओं के प्रश्नों का यह जवाब हो सकता है। देखिए, यह तगड़ा लेख है जो आज के द हिंदू में प्रदर्शित हुआ है बाय द प्रोमिनेंट राइटर अभिजीत सिंह, और यही 5 मुद्दों पर, ये जो 5 मुद्दे हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, यही 5 मुद्दों पर हम लोग आज अपनी बात करेंगे। दिस इज द फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसी का जो कंटेंट है वो हम लोग फर्दर एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर निष्कर्ष की बात करें लेख के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भारत के समुद्री क्षेत्र में जो हमारी युद्ध नीति है या हमारी स्ट्रेटेजी है उसको मजबूत करने की बात करता है। मैरीटाइम सिक्योरिटी बूस्ट, कि कैसे भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करे, प्लस नेबरहुड रिलेशंस की भी बात हुई है। नेबरहुड रिलेशंस में दोनों प्रकार के रिलेशन की बात हुई है, नकारात्मक की भी बात हुई है, साथ ही में सकारात्मक रिलेशंस की भी बात हुई है, जो भारत अन्य देशों के साथ जो है अच्छे संबंध में है। ठीक है, और साथ ही में सरकारों को भी कहा गया है कि अपनी नीतियां जो है वो आगे चलकर कैसी बनाए रखे, ताकि हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है वो बूस्ट उसको मिले, उसको प्रोत्साहन मिले। तो पूरा लेख देखेंगे, लेख की महत्वपूर्ण बातों से शुरुआत करेंगे और जो 5 विभाग लेखक के द्वारा किए गए हैं उन विभागों पर भी चर्चा करेंगे। देखिए, लेखक ने अपनी बात जो है वो सुन त्सू, SUNTZU, चाइनीज जनरल, या आप कह लीजिए चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, उससे यह लेखक ने अपनी बात शुरू की है। और लेखक ने कोट किया है कि जो सुन त्सू है उसने एक बार कहा था कि अगर किसी भी पक्ष को युद्ध जीतना है तो उस युद्ध में किसी भी प्रकार की गणित काम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की व्यू रचना काम नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की ताकत जो है वो काम नहीं आएगी, मगर जो कुछ काम आएगा वो रहेगा फोर नॉलेज। यानी कि पूर्व ज्ञान। अगर आपको युद्ध जीतना है तो सुन त्सू बलपूर्वक कह रहे हैं कि आपको जो युद्ध भूमि है, जो रणभूमि है, उसका पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है, आवश्यक है। विदाउट दैट यू आर नॉट गोइंग टू डिफीट योर एनिमी। अगर आपको पूर्व ज्ञान नहीं है युद्ध क्षेत्र का या रणभूमि का, तो आप अपने दुश्मन को नहीं हरा सकते। मगर अगर आपको पूर्व ज्ञान है तो आप अपने दुश्मन को आसानी से हरा सकते हैं। ऐसी बात सुन त्सू ने 600 BC में बोली थी। 600 BC, BCE कहना उचित रहेगा, जिसे बिफोर कॉमन एरा हम लोग कह सकते हैं। और ये जो पीरियड था वो चाइना में स्प्रिंग एंड ऑटम का पीरियड था। स्प्रिंग एंड ऑटम, आपको नाम देखकर थोड़ी हैरानी रहेगी, क्योंकि ये हमारे यहाँ तो ऋतु के नाम होते हैं, मौसम के नाम है।
मगर चाइना में एक कालखंड था, एक हिस्टोरिकल पीरियड था, उस पूरे पीरियड को स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड कहा जाता था। यहाँ हम लोग विस्तार से इसके ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, मगर अगर आपको इसका रेफरेंस लेना है तो आप लोग ग्रोथ मोड यूपीएससी चैनल के ही प्लेलिस्ट हाइपोथेसिस में जा सकते हैं और उसमें जो चाइनीज सिविलाइजेशन है उसके ऊपर जो लेक्चर है उसको देख सकते हैं। यहाँ इसका अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग एंड ऑटम पीरियड के सुन त्सू एक बड़े चाइनीज जनरल थे, मिलिट्री जनरल, साथ ही में व्यू रचना का भी काम करते थे, यानी कि ही वाज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, सैन्य स्ट्रेटेजिस्ट आप लोग कह सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि फॉर नॉलेज इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग। हालांकि आज समय बदल गया है, साइंस डोमिनेट जो समय है वो उस समय में हम लोग आज जी रहे हैं, जिसके ऊपर विज्ञान का बहुत ही बड़ा प्रभाव है। तो बेशक युद्ध का स्वभाव भी चेंज हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर आज भी ये जो फॉर नॉलेज है ये आज भी एक क्रिटिकल एलिमेंट है पूरे जो है युद्ध शास्त्र में, जिसका जिक्र यह महानुभव ने कितने हजारों वर्षों के पहले किया था। ठीक है, तो लेखक ने अपनी शुरुआत जो है वो यहाँ से की है कि अगर आपको आपके दुश्मन को मारना है then you need to know the area where you are engaged in battle with your enemy। आपको आपकी रणभूमि का 100% पता होना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये जनरल ऐसा भी मानते थे कि ये काम जो है ये सबसे बड़ा टूल्स के द्वारा हो सकता है, यानी कि मशीन्स, और साथ ही में ऐसा मैन के द्वारा हो सकता है जो कि एनिमी को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हो। ठीक है, ये दो तत्व है, यह काम कर सकते हैं फॉर नॉलेज लाने का, रणभूमि का। ठीक है, और आज भी हमें चाइनीज स्ट्रेटेजी में यह देखने को मिलता है। चाइनीज जो स्ट्रेटेजी है उसमें टूल्स का उपयोग भी होता है, मैन का उपयोग भी होता है, इन्हें स्टिल्थ वे, छुपकर गुप्त रूप से, और वे रणभूमि को जो है पहचानने का प्रयास कर रहे हैं और ये करते आए हैं। और इसके कई सबूत भी हमें मिले हैं। हाल ही में जो अनमैन्ड शिप मिली है, 2 शिप हमें मिली है, चाइनीज की लगती है, इंडियन ओशन रीजन में से। तो इसका उद्देश्य यही होगा कि यह मशीन्स, यह टूल्स के द्वारा जो चाइना है, वो चाइनीज नेवल फोर्सेस है, वे यह पूरी रणभूमि को पहचानने का प्रयास कर रही है, जानने की कोशिश कर रही है। तो लेखक ने अपनी बात जो है ये चाइनीज जनरल से शुरू की है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि लेखक ने 5 भाग कर दिए हैं, तो उस भागों में ही हम लोग यह पूरी परिस्थिति जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ स्मार्ट आर्ट के रूप में हमारी रिसर्च टीम ने आपके सामने यह प्रस्तुत किया है ताकि हमारी समझ जो और बेहतर हो सके। जिसमें से प्रथम जो है वो है नेचर ऑफ एनिमी एट सी, यानी कि दुश्मन का स्वभाव। जिसमें सर्वप्रथम बात तो हमने देखी कि फॉर नॉलेज की हुई है। फॉर नॉलेज इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। साथ ही में हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज है उन लोगों को भी अब सतर्क रहना होगा। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, लॉ एनफोर्समेंट, क्योंकि आज कोई भी पायरेट हो, कोई भी टेररिस्ट हो, कोई भी सी रोबर हो, वो आसानी से जो है किसी भी देश में घुस सकता है। पोर्ट वर्कर्स या फिशरमैन का मुखौटा रखकर, मछुआरे का जो है मुखौटा रखकर वो किसी भी देश में एंटर हो सकता है। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल जो है वो 26/11 का हमला, जिसने पूरे भारत को ले दिया, भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को ले दिया। क्योंकि यह जो हमला था यह बॉर्डर के करीब का हमला नहीं था। इट वॉज अटैक इन सेंट्रल इंडिया। जो पाकिस्तानी आतंकवादी जो समुद्र मार्ग में होकर जो मुंबई में घुसे, ठीक है, तो यही एक अपने आप में सीमा चिन्ह वाली घटना थी। और यहाँ से ही हमारी जो लॉ एजेंसीज है वे सतर्क हो गई। प्लस हमारे कोस्ट गार्ड को भी कुछ पावर्स दे दिए गए। हमें मालूम है कि हमारी जो कोस्ट गार्ड है वो एक प्रकार की डिफेंसिव है, उसके पास कोई ऑफेंसिव पावर नहीं था। मगर आफ्टर द हैपनिंग ऑफ 26/11 दे वर एंटाइटल्ड सम ऑफेंसिव पावर्स अलोंग विथ देयर डिफेंडिंग पावर्स। ठीक है, तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बहुत ही जो है एक विजिलेंट मॉनिटरिंग रखना होगा पूरे क्षेत्र में। प्लस आज भारत जो है वो 100% यह प्रयत्न में है कि IOC, इंडियन ओशन रीजन में, IOR कह लीजिए, इंडियन ओशन रीजन में
अपना जो प्रभुत्व है वो बनाए रखे, मैरीटाइम विजिलेंस जो है वो और बढ़िया कराए। मैरीटाइम विजिलेंस, और इसके लिए इसे कई सारे इंडियन ओशन रीजन के जो राष्ट्र है उसका सहयोग भी चाहिए, और सहयोग भी मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सहयोग नहीं मिल रहा है, सहयोग भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है, चाहे वो सेशल्स हो, चाहे वो मालदीव हो, या आप कह लीजिए मडागास्कर हो, बांग्लादेश हो, म्यांमार हो, कोई भी देश हो इस रीजन में पड़ता हुआ, वहाँ से हमें सहयोग जो है वो 100% रूप से मिल रहा है। उसके बाद हमारी जो नेवी है वो कटिबद्ध है मैरीटाइम सर्विलियंस के फुटप्रिंट्स को बढ़ाने में। मैरीटाइम सर्विलियंस फुटप्रिंट यानी कि हमारी प्रेजेंस, हमारी इंडियन नेवी की प्रेजेंस हमें कायम करनी होगी पूरे क्षेत्र में, 24/7 कायम करनी होगी। देन ओनली वी कैन चेक दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। और ये मैरीटाइम सर्विलेंस फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए भारत एक रडार स्टेशन नेटवर्क क्रिएट कर रहा है पूरे एरिया में। रडार स्टेशन नेटवर्क, ये हमें याद रखना है, रडार स्टेशन नेटवर्क, जिसके तहत बांग्लादेश, म्यांमार, सेशल्स, मडागास्कर, मालदीव एक्सेट्रा, इतने देशों में हम लोग हमारा रडार स्टेशन जो होते हैं वे सेटअप कर रहे हैं, ताकि हम लोग असरकारक रूप से इस पूरे क्षेत्र का मॉनिटरिंग कर सके, इस पूरे क्षेत्र के ऊपर विजिलेंट आई रख सके, यानी कि हॉक आई, यानी कि बाज नजर रख सके, और ऐसी किसी भी गतिविधि को जो राष्ट्र विरोधी हो या मानवता के विरोधी हो उसको रोक सके। तो दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट which was titled as a nature of enemy at sea by our writer। दूसरा मुद्दा रहेगा नेबरहुड सिनर्जीज, जिसका जिक्र मैंने किया कि नेबरहुड सिनर्जीज में दोनों प्रकार की बातें हैं। एक बात नकारात्मक है, वहीं एक बात जो है वो सकारात्मक है। ये यहाँ हम लोग नेगेटिव बात लिखेंगे क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं लिखना है। नेगेटिव बात में सिर्फ एक ही प्लेयर रहेगा और वो निसंदेह है चाइना। ये सब कुछ हमें इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आज चाइना इंडियन ओशन रीजन में ज़्यादा सक्रिय हो गया है। वो साउथ चाइना सी में तो सक्रिय था ही, मगर आज हमारे ईस्टर्न फ्रंट पे, इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न फ्रंट पे चाइना इज़ वेरी एक्टिव। ठीक है, तो इसको टैकल करने के लिए आज हमें हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है उसको बूस्ट करना होगा। और जैसे मैंने बताया कि इसमें दो प्रकार के हमारे नेबरहुड है, एक नकारात्मक पड़ोसी है और दूसरे जो है वे हमारे कई सारे सकारात्मक पड़ोसी भी है, पॉजिटिव नेबर्स, जो कि भारत को इस काम में सहयोग दे रहे हैं, मददरूप हो रहे हैं। जिसके तहत 7 ऐसे राष्ट्र है जो राजी हो गए हैं कि भारत में वे अपना एक नेवी ऑफिसर पोस्ट करेंगे टू मॉनिटर द एंटायर एक्टिविटीज ऑफ इंडियन ओशन रीजन ऑन द ईस्टर्न लिटोरल, यानी कि पूर्वीय तट पर। 7 nations which includes Sri Lanka, Myanmar, Seychelles, आप कह लीजिए मालदीव, इंडोनेशिया, और भी एक बचा है और जिसका नाम है मॉरिशियस। ठीक है, तो ये 7 ऐसे राष्ट्र है जो कि भारत के पक्ष में है और भारत के साथ सहयोग कर इस पूरी मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करना चाहते हैं, इसको एक फर्दर जो है स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। फिर बाद में फ्रांस जो है वो भी इस क्षेत्र में हमारा अच्छा भागीदार है। फ्रांस भी भारत के साथ सहयोग दिखाकर इंडियन ओशन रीजन की सिक्योरिटी को बढ़ाने में मददरूप साबित हो रहा है। उसके साथ साथ इंडो पैसिफिक रीजन के जो देश है या राष्ट्र है, जिसमें यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, तो ये सारे भी भारत के साथ सहयोग देंगे क्योंकि ये सारे चाइनीज नीति से परेशान है।
तो निसंदेह इन लोगों का भी हमें सहयोग मिलने वाला है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है, सकारात्मक बात है, और भारत की इस मेरीटाइम सिक्योरिटी को बहुत ही बूस्ट मिलेगा। ये बात हुई ईस्टर्न लिटोरल्स की, यानी कि हमारे पूर्वी तट की। अगर पश्चिमी तट की बात करें तो भारत पश्चिमी तट में भी जो है अपनी सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है, जिसके तहत मडागास्कर के एक स्टेशन में भारत ने अपने अफसर्स को पोस्ट किया है, ताकि वे लोग वहाँ से जो है पूरा जो वेस्टर्न कमांड है उसको, वेस्टर्न आप कह लीजिए फ्रंट है, उसको वहाँ से मॉनिटर कर सके। और साथ ही में यूरोप में भी, यूरोप के भी एक मॉनिटरिंग स्टेशन में भारत ने अपने ऑफिसर्स जो है उसको पोस्ट किया है। ये स्टेशन जो है यूरोप का वो अबू धाबी स्थित है, जो कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की गतिविधियों के ऊपर नजर रखेगा। तो भारत यहाँ भी एक्टिव है, यानी कि इंडिया इज एक्टिव ऑन बोथ द लिटोरल्स ऑफ इंडियन ओशन, नेमली ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। अगर ईस्टर्न की बात करें तो इतने सारे राष्ट्रों के साथ भारत सहयोग बना रहा है। इतने सारे राष्ट्र, भारत में जो मॉनिटरिंग सेंटर है जो गुरुग्राम स्थित है, ये हमें याद रखना है। यहाँ ये राष्ट्र अपने नवल अफसर्स को यहाँ पोस्ट करेंगे। ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर होता है, मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर कहना इसे उचित रहेगा, जहाँ सारी प्रकार की जो सामुद्रिक माहितियाँ हैं वो एकत्र होती है। तो यहाँ इन लोगों की जो प्रेजेंस है वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। और ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, हम लोग मडागास्कर में भी अपना अफसर तैनात कर रहे हैं ताकि वो वेस्टर्न फ्रंट देखे, और साथ ही में जो यूरोप का जो मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है उसमें भी हम लोग अपना अफसर पोस्ट कर रहे हैं, जो कि अबू धाबी स्थित है। और वहाँ से हम लोग पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर मॉनिटर कर सकते हैं, वहाँ की माहितियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द सेकंड सिनेरियो विच मीन्स नेबरहुड सिनर्जीज। अगर थर्ड की बात करें, जिसे फ्रेंच कनेक्शन नाम दिया गया है, तो फ्रेंच का महत्व तो बहुत ही बढ़ जाता है भारत के मैरीटाइम सिक्योरिटी में। और आज जो भारत की परिस्थिति है मैरीटाइम फ्रंट पे, चाहे वो ईस्टर्न फ्रंट हो या वेस्टर्न फ्रंट हो, वो फ्रेंच आभारी है, फ्रेंच आभारी या फ्रांस आभारी कह लीजिए। न्यू दिल्ली और पेरिस दोनों ही एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं, दोनों ही एक्टिवली कोऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र में शांति बनी रहे। और साथ ही में जो सुरक्षात्मक बूस्ट है, डिफेंस बूस्ट, वो भी दोनों देशों को मिल सके। और स्पेशली आफ्टर लॉजिस्टिक एग्रीमेंट between New Delhi and Paris in the year 2019, ये टाइज जो है वह फर्दर ग्रो हो रहे हैं। और इस टाइज के साथ ही हमारा जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी फर्दर ग्रो हो रहा है। और डिफेंस कोऑपरेशन के साथ हमारी जो सुरक्षात्मक पकड़ है वो भी इस पूरे क्षेत्र में मजबूत हो रही है। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। अगर चौथे मुद्दे की बात करें तो चाइना वॉच में चाइनीज नीतियों की बात हो रही है, और विशेषज्ञों के द्वारा, स्कॉलर्स के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना जो है वो हाल स्टिल्थ सबमरीन की बनावट के ऊपर काम कर रहा है। वो ऐसी सबमरीन बना रहा है जो कि स्टिल्थ हो, साइलेंट हो, नजदीक के पानी में भी उसकी प्रेजेंस जो है उसको डिटेक्ट ना कर सके हमारी आज की रडार सिस्टम्स, एडवांस्ड रडार सिस्टम्स। तो ये एक अपने आप में खतरा है। स्टिल्थ सबमरीन्स एवर कंसर्न, यही अपने आप में एक, आप कह लीजिए एक प्रकार का खतरा है, या एक प्रकार की दुविधा है, या आपत्ति कह लीजिए। प्लस विशेषज्ञ तो ऐसा दावा भी कर रहे हैं कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जो नेवी है, PLAN, वो ऐसे न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर भी काम करी है, जैसे हमने बात की कि वे सबसे साइलेंट होंगे आज दिन तक के, जिनको डिटेक्ट करना एक
असंभव सी बात होगी, जिसके लिए हमें भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करना होगा, रडार टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हमें करना होगा। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक गंभीर चुनौती है। चुनौती, तो ये मुद्दा रहा चौथा। अगर 5वें मुद्दे की बात करें जिसमें रियल टेस्ट की बात हुई है, तो रियल टेस्ट में 2-3 मुद्दे हैं, जिसके तहत प्रथम मुद्दा रहेगा कोऑपरेशन बिटवीन लाइक माइंडेड नेशंस। बिटवीन लाइक minded nations. This cooperation has to trigger constant flow of information. क्योंकि माहिती ही सबसे बड़ी जो है चाबी हो सकती है किसी भी युद्ध को जीतने की या किसी भी युद्ध को निर्णायक बनाने की। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन का निरंतर आपले, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन निरंतर रूप से चलना चाहिए। ये इस कोऑपरेशन का एक तत्व होना चाहिए। प्लस हमारा जो यह पॉजिटिव पार्टनर्स है उनके साथ हमें ऐसी सिनर्जी डेवलप करनी होगी कि हमारा जो यह सहकार है, यह सहयोग है, वो ज़्यादा बरसों तक टिक सके, आगे जा सके हम लोग। तो क्रिएट सिनर्जी। तो ये भी एक अपने आप में मुद्दा है, और ऐसी सिनर्जी लेखक ने कहा कि ऐसी सिनर्जी हमें क्रिएट करनी है कि जो यह पूरी मैरीटाइम हमारा जो एरिया है उसको निर्णायक बना दे और भारत के फेवर में उसे निर्णायक बना दे। ठीक है, तो ये पूरी बात हुई आज के इस लेख की, जिसके तहत यह लेखक ने बहुत ही अच्छा संशोधन जो है हमारे सामने रखा था, और फर्दर हमारी रिसर्च टीम ने इस संशोधन को आपके सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने का प्रयास किया है। तो हमने कई बातें देखी, निष्कर्ष भी देखा, और साथ ही में ये भी देखा कि कैसे भारत जो है, जिसकी आज 7,500 किलोमीटर की बॉर्डर है, मैरीटाइम बॉर्डर, या आप कह लीजिए तट प्रदेश। ठीक है, तो उसकी हिफाजत कैसे करनी होगी, किन किन राष्ट्रों से हमें मदद मिल सकती है, किन किन राष्ट्र हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं, इत्यादि चीज़ों पर बात की। प्लस लेखक के 5 मुद्दे भी देखे, जिसके तहत एक एक मुद्दों को हमने एक्सप्लोर किया और उसके अंदर की जो बातें हैं वो देखने का प्रयास किया। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में, अगले संपादकीय लेख के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।